नमस्कार, मेरा नाम अभिनव सिंह है और आप देख रहे हैं द इंडिया हेडलाइंस। मैं इस वक्त दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मौजूद हूं और हमारा काम है आपको सच्चाई दिखाना। कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है, उसका विरोध करने के बाद उसको आप तक पहुंचाना और क्या वजह उस गलत काम के पीछे रही वो आप तक पहुंचाना। वैसे तो ये काम गैर कानूनी तो है ही और राजधानी में बीते कई सालों से हो रहा है, लेकिन यह काम लगातार हो रहा है। इसके ना रुकने की वजह को लेकर आज हम मैदान में जीरो फील्ड पर उतर चुके हैं और इसकी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। मेरे पीछे आप ये जो कब्र देख रहे हैं, ये जो मज़ार देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कैमरे से इस पर फोकस करें, इसको जूम करें। ये सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी रूप से बनी हुई है, अवैध निर्माण इसका हुआ है। और उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में न जाने ऐसी कितनी ही मज़ारें हैं, कितनी ही मस्जिदें हैं जो गैर कानूनी रूप से अवैध निर्माण करके बनाई गई हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि एक बार मस्जिद बनने के बाद पहले कब्र बनती है, फिर मस्जिद बनती है, और एक बार मस्जिद बनने के बाद वहाँ पर उस इलाके को रिहायशी इलाके में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। एक पर्टिकुलर बिरादरी वहाँ पर रहना शुरू कर देती है, गुज़र बसर शुरू कर देती है, जिसके बाद सरकार भी उस निर्माण को तोड़ नहीं पाती, हटा नहीं पाती, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा धार्मिक रूप दे दिया जाता है, राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और धार्मिक रूप इन अवैध निर्माणों को दे दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कभी ओबरॉय होटल के पास से गुजरेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आमने सामने सड़क के दोनों किनारे गैर कानूनी रूप से अवैध निर्माण करने के बाद वहाँ पर दो मस्जिद बनाई गई हैं जो कि बिल्कुल आमने सामने हैं, और वो दोनों ही मस्जिद सरकारी ज़मीन, यानी कि जिस ज़मीन पर किसी का कोई हक नहीं है, सरकार के अंडर वो ज़मीनें आती हैं, वहाँ पर वो दोनों मस्जिद बनाई गई हैं जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी हैं। और ऐसी न जाने कितनी ही जगह हैं जहाँ पर लगातार ये कब्ज़े हो रहे हैं। पहले वहाँ पर मस्जिद बनाई जाती है, फिर वहाँ पर रिहायशी इलाके धीरे धीरे बसने शुरू हो जाते हैं। और हम इस मुद्दे पे वकील, सत्ता में सरकार और तमाम ऐसे जिम्मेदार पदों पर जो व्यक्ति तैनात हैं उनसे बातचीत करेंगे। पुलिस में इसका क्या एंगल रहेगा, पुलिस से भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गैर कानूनी निर्माणों को लेकर, अवैध निर्माणों को लेकर, सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध निर्माण किए जाते हैं, उस संदर्भ में हम सत्ता में चल रही सरकार बीजेपी पार्टी के जो स्पोक पर्सन हैं मिस्टर नवीन कुमार मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो मुद्दा चल रहा है, बीते कई सालों से राजधानी में इस तरह के अवैध निर्माण, गैर कानूनी निर्माण होते रहे हैं और सरकारी ज़मीनों पर ये निर्माण होते हैं। आपको एक बार फिर दोबारा से रिकॉल कराना चाहूँगा कि निज़ामुद्दीन की मरकज़ की अगर बात करें तो बाकायदा पटवारी के द्वारा वहाँ पर लिखित में एफआईआर निज़ामुद्दीन के थाने में कराई गई है, जिसके बाद आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये निर्माण रुक नहीं पा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में मैं समझता हूँ कि 2 दशकों में दिल्ली की जो सरकार रही है, उस सरकार ने गैर कानूनी तरीके से पार्कों में या फिर सरकारी ज़मीन पर जानबूझकर बहुत सारे ऐसे मदरसे, मस्जिद और ये बनाने का काम किया है। पहले तो वो बनाते हैं, उसके साथ फिर उन्हीं को रहने का, फिर उनको कबाड़ियों के रहने का, फिर इस प्रकार से धीरे-धीरे अपनी आबादी बढ़ा लेते हैं। वो उनका वोट बैंक को साधने के लिए वो दिल्ली के टैक्स पे, दिल्ली के रहने वाले लोगों की आबो-हवा को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये जो क्षणिक लाभ है, सत्ता की पाने की जो उनकी भूख है, इस भूख ने देश को और देश की राजधानी को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के लोग आने वाले समय में, यही कारण है कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी घटनाएँ जो देश में होती हैं, उनका केंद्र बिंदु यही सब रहते हैं। तो कोर्ट के माध्यम से भी हम लोग अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को, देश के जो सरकार, राज्य की सरकार है, उसके राज्य के सभी लोगों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए और वो केवल अपना वोट बैंक साधने के लिए मुस्लिम लोगों को जगह-जगह कब्जा कराए, ये उचित नहीं है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहले बन चुका वो तो बन गया, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके लिए अब
बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कठोर कदम उठा सकती है या क्या इसके लिए वो करेगी? केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें संविधान के अनुसार चलती हैं, और जो संविधान के अंदर व्यवस्था है उसके अंदर राज्य सरकार को उसको हटाने की वो ही हटाना पड़ेगा। केंद्र को नियम भी, केंद्र ने तो बड़े नियम बनाए कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं होना चाहिए। जो लोग जहाँ पर इस समय एक समय बनाया था रहने वाले रिहायशी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उसके बाद कोई नया बस्ती, नई झुग्गी बस्ती या फिर नया इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो कौन करा रहा है? ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से मस्जिदों को बना करके, मदरसों को बना करके जगह जगह सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया है, उसके बाद कबाड़ियों की दुकान बैठा दी है, वहाँ पे फिर आतंकवादियों के अड्डे खुलवा दिए। कौन जिम्मेदार है इस बात का? इसके लिए बड़ा स्पष्ट है, इनको हटाना ही पड़ेगा। हाँ, लड़ाई, ये कानूनी लड़ाई है। संविधान की अगर ये बात दिल्ली सरकार जो है मौजूदा नहीं मानती है, तो उसके लिए हम एलजी के पास भी जा सकते हैं, और अगर मान लीजिए वो भी एलजी दिल्ली सरकार को ही भेजता है कि इसको हटाया जाए, और उस पर दिल्ली सरकार काम नहीं करती, तो फिर अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। हमारे बहुत से कुछ साथियों ने, मैंने सुना है और जानता भी हूँ कि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि ताकि इंक्रोचमेंट हटे। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर नवीन कुमार, जिनका कहना है कि अगर इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी काम नहीं करती है, दिल्ली सरकार इस मुद्दे का कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं निकालती है, तो वो अदालत का दरवाज़ा इस मुद्दे के लिए ज़रूर खटखटाएंगे। और इसी मुद्दे पर अभी दो पहलू बाकी हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। हम इस मुद्दे पर वकील, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया से इनको बाद में कई जगह कानूनी जो लीगल अथॉरिटी भी दी गई है, और पुलिस से भी हम सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे के मुद्दे को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में एसीपी के पद पर तैनात रह चुके वेद भूषण जी के पास, और उनसे जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या कभी उन्होंने ऐसे मामले को परखा है, देखा है करीब से, और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हैंडल करने के लिए, ऐसे मामले को टैकल करने के लिए क्या कुछ जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है। सर, आज हम आपके पास पहुंचे हैं उस मुद्दे को लेकर, जैसे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, अवैध निर्माण कराए जाते हैं। पहले एक मस्जिद बना लेंगे या फिर एक छोटी सी कब्र बना लेंगे, और उस इलाके को मस्जिद बनते ही रिहायशी इलाकों में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। इस मुद्दे को लेकर आपके पास पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो का एक्सपीरियंस हम आपसे सुनना चाहते हैं, अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से आपका जो एक्सपीरियंस है उन तक पहुंचाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ थीं। कुछ वक्फ बोर्ड की थीं, कुछ ऐसे बड़े लोग मुस्लिम चले गए जो बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक थे या छोटे भी थे, पाकिस्तान चले गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ थीं, सरकारी ज़मीन थी। तो शुरू में इतना ज़्यादा प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो उन पर जगह जगह मस्जिद खड़ी कर दी गई, कब्र बना दी गई। ताज़ा मामला आपके सामने निकल कर आया है निजामुद्दीन का, जहां मरकज़ बना हुआ, जिसको लेकर ये डिस्प्यूट शुरू हुआ जब कोरोना के दौरान, तब ये पता लगा, इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि सारे की सारी जो बिल्डिंग है ये अनऑथराइज है, और आज तक अभी इसका डिमोलिशन नहीं लिया, ना एमसीडी ने इसको कब्जे में लिया है। उसमें इसके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज है, और मुकदमा भी प्राइवेट आदमी का नहीं, सरकारी आदमी जो उस इलाके का पटवारी था उसने मुकदमा दर्ज कराया कि ये जो निजामुद्दीन पर जो मरकज़ बनाई जा रही है ये इलीगल है, क्योंकि एक बिल्कुल एक क्लियर एक डायरेक्शन है कि सरकारी जो ज़मीन, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, उनसे कितनी मीटर या कितनी दूरी पर प्राइवेट कॉलोनी या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। तो इस तरह आप देखेंगे ना केवल निजामुद्दीन, दिल्ली में तुगलकाबाद, निजामुद्दीन, यमुना पार में जहाँ मस्जिदें बनी हुई हैं, जहाँ हेरिटेज बिल्डिंग है, उनके आसपास इस तरह के कुकर मुत्ते की तरह कॉलोनीज़ बन गई हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं। लोग फ्री की ज़मीन कब्जा करके उनके ऊपर लाखों रुपए का किराया ले रहे हैं दिल्ली के अंदर, और सब कुछ साठ गांठ से हो रहा है, और उसमें पुलिस की लिप्तता भी उससे दूर नहीं है। जहाँ डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी संस्थाएं हैं जो ज़मीन की कंट्रोल करती हैं, जिनके पास पावर हैं, उनकी तो संलिप्तता है ही, साथ में और भी जो जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट हो, चाहे पानी का डिपार्टमेंट हो, अनऑथराइज जगह पर उनको पानी देना, उनको बिजली देना, वो तमाम एक इतना बड़ा नेक्सस है इसके अंदर कि यदि इसकी सारी परतें खोली जाएं। हालांकि इसमें कमीशन बना था, बहुत सारी जगह कोशिश की गई कि कमीशन ने उस पर रोक लगाई, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई, परंतु ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि वो कमीशन भी बेचारा रह गया, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दुनिया भर के मामले इस तरह के
विचाराधीन हैं। तो इस तरह से सर, एक आपसे एक सवाल मैं बीच में लेना चाहूंगा। यूं तो ये मुद्दा राजधानी में बीते कई सालों से चल रहा है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये मुद्दा अभी भी रुक नहीं रहा है। लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, चूंकि आप एक बहुत जिम्मेदार पद पर तैनात रह चुके हैं, क्या इसको रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, और उठाना चाहिए तो वो कदम क्या हो सकता है? देखिए, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। यदि इन तमाम चीज़ों को रोकना है तो इसमें सरकार की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, प्रशासन की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, कोर्ट्स की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। यदि तमाम तंत्र यदि इसको चाहेंगे तो बिल्कुल रुक जाएगा, परंतु राजनीतिक मजबूरी है, एक वोट बैंक का उनका मसला है, कोर्ट की अपनी मजबूरी है, क्योंकि जो हमारे लीगल प्रोविजंस हैं इतने स्ट्रांग नहीं है कि उनके खिलाफ बहुत डेटरेंट एक्शन हो सके। और जो समाज है वो भी इस बारे में अनअवेयर है, वो कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो। तो जब इस तरह की पॉलिसी होगी तो इस तरह के तमाम कब्जे और तमाम तरह की चीज़ें होंगी समाज के अंदर। तो सर, इसलिए वहीं कई बार हमें देखने को मिलता है कि अगर मंदिर कोई सड़क पर आ जाए तो उसको तोड़ दिया जाता है, लेकिन जबकि मस्जिदों के मामलों में, कब्रों के मामलों में, मज़ारों के मामलों में, मदरसों के मामलों में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये डर रहता है कि ये राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए या धार्मिक मुद्दा ना बन जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपीजमेंट की जो पॉलिसी है ये आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है कि एक पर्टिकुलर तबका या जिसको माइनॉरिटी हम और आप कह सकते हैं वो नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। तो इसलिए उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए, अपनी वोट की राजनीतिक चमकाने के लिए उनको अपने कंट्रोल में रखना ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है। पर धीरे धीरे हालात बदले हैं, कोर्ट्स ने इन तमाम चीज़ों को समझा है कि कब तक खुश करेंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड जिस तरह से हालत चल रही है, अभी आपको ध्यान होगा कि इस्तांबुल के अंदर एक हागिया सोफिया मस्जिद थी, जो म्यूज़ियम था, मैं भी उस म्यूज़ियम को देख कर आया था। उसमें क्रिश्चियनिटी के निशान है, ग्रीक लोगों का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर था, जिसको अब मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ प्रेयर होने लगी। तो वर्ल्ड वाइड ये तमाम चल रहा है। अभी आपने स्वीडन के दंगे देखे हैं, वहाँ पर बेमतलब की उसकी जो किताबें फाड़ दी गई, धार्मिक किताबें, उसको लेकर बवाल हो गया। पूरा यूरोप आज की इस डेट से परेशान है, फ्रांस में परेशानी चल रही है, अमेरिका के अंदर परेशानी है। तो ये जो धर्म की राजनीति चल रही है ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है। मैं किसी वर्ग या मुस्लिम या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, परंतु बिल्कुल ये स्पष्ट बात है, जहाँ जहाँ ये कम्युनिटी गई है उस कंट्री में तबाही और बर्बादी हुई है। ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का, और आज गवाह है, जिस टाइम आप ये वीडियो बना रहे हैं आज का वक्त गवाह है इस चीज़ का कि पूरे वर्ल्ड में वहीं पर यूनाइटेड नेशंस के मिशन है जहाँ पर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है। आपको मैं ताज्जुब की बात बता रहा हूँ, आप गूगल करके देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जितने भी दर्शक हैं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ यूनाइटेड नेशंस मिशन चल रहे हैं उसमें ये कम्युनिटी ज़रूर है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी शिक्षा ऐसी है, उनको विरासत में ये चीज़ें मिली हुई हैं। दूसरी कम्युनिटी के साथ झगड़ा करना, ये तो हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली कल्चर से हैं। अरे वहाँ तो हिंदू नहीं है, स्वीडन में हिंदू नहीं है, अमेरिका में हिंदू नहीं है, दूसरे कंट्रीज में हिंदू नहीं है, वहाँ ये क्यों दूसरी कम्युनिटी से झड़ रहे हैं, क्रिश्चियन से झगड़ा कर रहे हैं, दूसरी बौद्धिस्ट से झगड़ा कर रहे हैं? तो ये एक इनकी हेरिटेज इनको मिली हुई है, या इनको पढ़ाया लिखाया इनको यही जाता है कि भाई इस तरह से ना जियो ना जीने दो। तो ये पॉलिसी है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। आपके कार्यकाल के दौरान क्या आपको भी कोई केस ऐसा हैंडल करने को मिला जिसमें आपने अवैध निर्माण या अवैध कब्जा के मतलब संदर्भ में आपके पास कंप्लेन आई हो और आपको हैंडल करने के लिए मिला हो? बहुत बार ऐसा हुआ है। फतेहपुरी मस्जिद पर, दुनिया भर की मस्जिद के ऊपर एनक्रोचमेंट की बात आई तो तमाम जो प्रशासन था वो बैकफुट पर आ गया कि भाई लेट देम गो, जैसा चल रहा है चलने दो। पुलिस को या प्रशासन को इसमें ज़्यादा नहीं लड़ाना चाहिए। केवल उनको खुश करने के लिए जो वो चाहते थे वो होता चला गया। परंतु अब वक्त तेज़ी से बदला है, सरकारें बदली हैं, सोच बदली है, दुनिया सीख रही है दुनिया से कि कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, कैसे लोग तरक्की कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान भी इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहा है कि शायद वो अच्छा दिन आए, तब हम इन तमाम चीज़ों से निकलकर इस देश की तरफ। अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर आज हम पहुंचे हैं प्रदीप जी के पास, जो कि एक वरिष्ठ लॉयर हैं और काफ़ी तजुर्बा उन्होंने इस फील्ड में प्राप्त किया है। उनसे जानेंगे कि सर, जैसे सरकारी ज़मीन पर कब्जे हो जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से निर्माण किए जाते हैं मस्जिदों के, मज़ारों के, और फिर उनको हटाना जैसे कि एक बहुत बड़ा मुश्किल, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी मुश्किल सामने आती है उन्हें हटाने के लिए। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं?
जो आपने एक इंक्रोचमेंट की जो समस्या की बात की है, ये अपने आप में एक छोटी समस्या नहीं है। इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ एंटायर नेक्सस। अगर आप एनक्रोचमेंट की बात करें, एनक्रोचमेंट एक अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है आपकी जिसमें भूमाफिया इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लोग अपनी एक एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करके विदाउट कोर्ट की परमिशन के, विदाउट लीगल प्रोसेस के वहाँ पे बिल्डिंग्स काटते हैं और वहाँ पे प्लॉटिंग करते के बाद गरीब आदमियों को सस्ते दामों पे ज़मीन बेचते हैं, और जिसका कोई लीगल सेंटिटी नहीं होती। एक दूसरी तरह की एनक्रोचमेंट होती है, दैट इज़ अ डिस्गाइज ऑफ एनक्रोचमेंट, जो एक लैंड ग्रैबिंग के तौर पे यूज़ की जाती है। दैट इज़ यूज्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस सेक्शंस, चाहे उसमें हमारे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, कोई भी हो। लेकिन हमारा ये मानना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की एक स्पिरिचुअल वैल्यू होती है, स्पिरिचुअलिटी वैल्यू होती है, और जो हमारी पब्लिक लैंड होती है इसकी एक यूटिलिटी वैल्यू होती है। यूटिलिटी को, स्पिरिचुअलिटी को कभी हम मिक्स नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा होगा, आप रोड पे जाते हैं, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार इस मामले में अगर सीरियस है या नहीं है, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन यस, वी आर हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैज़ टेकन दिस मैटर इन ए वेरी सीरियस मैनर। एक 2013 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास करते हुए जितने भी स्टेट्स हैं, ये केस था स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ, और एक अपील फाइल हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है देश की, उन्होंने एक बड़ा ही सख्त फैसला किया था कि आज उस 2013 के बाद इट वॉज कम्प्लीटली बैंड इन द एंटायर कंट्री, और हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को एक डायरेक्शन दी गई थी कि देयर शुड बी नो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस और विद द पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किसी भी पब्लिक लैंड पे किसी भी तरह का इलीगल स्ट्रक्चर को आप रोकेंगे और उसे पनपने नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, एक हर चीज़ का एक हमारे यहाँ पे एक ध्रुवीकरण हो चुका है, चाहे एक धार्मिक तौर पे कहें, एक राजनीतिक तौर पे कहें। पहली बात ये होती है कि जिस बीमारी का इलाज शुरू होने से पहले अगर प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, इन प्रॉब्लम्स को शुरुआती ना होने दिया जाए, तो अगर ये प्रॉब्लम कभी भी विकराल रूप धारण नहीं करती। दिक्कत हमारी ये आती है कि जब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने ज़मीनी स्तर पे पैर पसारती है, ये उसी टाइम पे अधिकारियों की सर्वेक्षण के अंदर, अधिकारियों की नॉलेज होने के बाद भी, किसी धार्मिक संस्थाओं की वजह से, किसी राजनीतिक दबाव की वजह से, जो जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार विभाग हैं, वो इन पे कोई भी अंकुश नहीं लगा पाते। इसीलिए आप आज देखोगे ये चीज़ें विकराल रूप धारण करती जा रही हैं, और अगर इस पे समय रहते हुए हमने एक फुल स्टॉप नहीं लगाया, पूर्ण विराम नहीं लगाया, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही भयावह रूप धारण कर सकती हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा कि इन चीज़ों को लीगली अगर हम हटाना चाहते हैं और इनको पूरी तरह से एक फुल स्टॉप जैसा आपने कहा उस पर लगाना चाहते हैं, तो क्या इसका प्रोसेस रहता है लीगली? देखिए, प्रोसेस ऑलरेडी है हमारे कानून की। अगर बात करो, देयर इज़ ए वर्शिप एक्ट, जहाँ पे ये बताया जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी वर्शिप के लिए है। उसके अंदर एक संज्ञान दिया गया है। उसके अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का जो जजमेंट दिया था उसके अंदर भी था। उस एक वो एक्ट है, उसके बाद देर आर सो मेनी एक्ट्स जिसके अगर हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर लें। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे कि प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, उन सॉल्यूशन की प्रॉब्लम प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे जितने भी कानून बने हैं उनका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप हैं, मैं हूँ, हर आम आदमी को लिए हर चीज़ के लिए केंद्र सरकार, सुप्रीम, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंख बंद कर लेती हैं अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, अपने उद्देश्य को साधने के लिए, हमारी मजबूरी हो जाती है, हमें उच्च न्यायालयों का और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये कहती है कि आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कानून का इस्तेमाल करके जितने भी ये कुकुरमुत्ते की तरह ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, पब्लिक लैंड के ऊपर किसी भी तरह का ये किसी भी तरह से एनक्रोचमेंट ना होने दें। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने हमें बताया कि धर्म की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करना और अवैध निर्माण करना इलीगल था, है और हमेशा रहेगा, और संविधान में इसके लिए सभी एक्ट्स मौजूद हैं और प्रोसेस बिल्कुल मौजूद है इनको हटाने के लिए। इसलिए इलीगल चीज, अवैध चीज कभी भी वैध नहीं हो सकती और इन पर अंकुश लगना बहुत ही जरूरी है। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द इंडिया हेडलाइंस। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।